जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि दृष्टि क्विक बुक दरोगा की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 35 एक्सरसाइज है, जिसमें से मॉडर्न के 14 एक्सरसाइज हैं। तो आज मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग को बताऊंगी। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। भूमिका पढ़ लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए और उनकी सत्ता की बागडोर जो है ईरानी, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण निम्नलिखित हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकिलीज था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। ये किस वंश से था? आसफ जाही वंश से। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। मोहम्मद शाह उसको दक्कन में सूबेदार नियुक्त किया था निजाम उल मुल्क को। वर्ष 1720 से 22 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया। निजाम उल मुल्क ने 1724 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार में वो स्वतंत्र शासक की तरह कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरन चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया था। निजाम उल मुल्क के दीवान कौन थे? पूरन चंद हिंदू थे। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया। राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। सुकरखेरा का युद्ध 1724 में हुआ था। निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुवारिज खां को पराजित किया था। सुकरखेरा का युद्ध 1724 में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुवारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय बना दिया गया, आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। कौन से युद्ध जीतने के बाद? सुकरखेरा का युद्ध जीतने के बाद। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। 1748 में निजाम उल मुल्क का मृत्यु हो गया। हैदराबाद आंतरिक संघर्ष और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। कर्नाटक के जो नायब सूबेदार थे उसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सादतल्ला खान ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। सादतउल्ला खान ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। सादतउल्ला खान के उत्तराधिकारी के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकार प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। अंततः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके जो उत्तराधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली जो थे षड्यंत्रात्मक पत्राचार
का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। स्वतंत्र बंगाल राज्य का नींव मुर्शिद कुली खां। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। औरंगजेब जो है मुर्शिद कुली खां को 1700 में बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुस्सान था। बंगाल का सूबेदार अजीमुस्सान जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अजीमुस्सान जो था बंगाल का सूबेदार था, वो राज दरबार से संबंधित होने के कारण दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति जो था मुर्शिद कुली खां के पास था। मुगल सम्राट फारूक सियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था फारूक सियर ने 1717 में, लेकिन वो आगे चलकर स्वतंत्र बंगाल राज्य का नींव रखा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा सुजात खान ने, तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया था। मुर्शिद कुली खां के समय मात्र 3 विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह सीताराम राय, दूसरा उदय नारायण, तीसरा गुलाम मोहम्मद, सुजात खान ने तथा तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद बनाया। मुर्शिद कुली खां जो था बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खां ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नई सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया तथा ठेके पर भू राजस्व वसूली की एक नई प्रणाली, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खां जो थे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए, राज्य की वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, मतलब प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया और ठेके पर भू राजस्व की वसूली की नई प्रणाली, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खां ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकाबी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद कुली खां ने गरीब किसानों को कृषि विकास और भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकाबी ऋण प्रदान किया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई थी। उसका दामाद सुजाउद्दीन 1727 से 1739 बंगाल का नवाब बना। कौन? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां 1739 में बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुली खां के बाद 1727 में सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के कुछ स्रोतों में घेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। अलीवर्दी खां जो था सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराकर उसके बाद बंगाल का नवाब बन गया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलीवर्दी खां ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलीवर्दी खां ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अंग्रेज और फ्रांसीसी को जो था कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी। यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी,
किंतु छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी, कहा यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसका दोहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। 1756 में 1740 से 56 रहा। 1756 में मृत्यु हो जाता है तो उसका पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु जो था बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा शत्रु था मीर जाफर। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक हॉल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना हुई, उसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गया और कठपुतली नवाब बना दिया मीर जाफर, जिससे अंग्रेजों को मनचाहा अधिकार मिल गया। इसने मीर जाफर को कुछ इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी। कुछ इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी, तो मीर जाफर को। बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 63 ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इसका शासनकाल 1760 से 63। मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। मीर कासिम जो है मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना हेक्टर मुंडो से सामना हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुंडो से सामना हुआ। इसमें भी अंग्रेज विजयी हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1707 से 1727 तक रहे। शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1 साल रहे 1739 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला 56 से 57, मीर जाफर 1757 से 60, मीर कासिम 1760 से 63। उसके बाद मीर जाफर दूसरी बार बना 1763 से 65, नजमुद्दौला 65 से 66। उसके बाद सैफ उद्दौला 1766 से 1770 तक बंगाल का नवाब बना। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो था सआदत खां
जिसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। सादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया तथा कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। सादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। सादत खां ने उचित भू लगान लगाया, बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाया, इससे किसानों की स्थिति में सुधार आया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से सादत खां ने 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से सादत खां ने 7000 का मनसब प्राप्त किया और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की। बुरहान उल मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है? सादत खां को। और कौन दिया था ये उपाधि? मोहम्मद शाह ने दिया था सादत खां को बुरहान उल मुल्क। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया। 1739 में ही सादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदर जंग, जिसको अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। 1739 में सादत खां की मृत्यु हुई तो सफदर जंग बना, जिसे अबुल मंसूर खां के नाम से जाना जाता है। सफदर जंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। सफदर जंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। सफदर जंग 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। सफदर जंग 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। सफदर जंग को 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया और सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाने लगा और सफदर जंग को इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। उसके बाद है 1754 में सफदर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर को शरण दी। शुजाउद्दौला जो था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता है, उसको शरण दी। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध 1764, शुजाउद्दौला ने बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आसफउद्दौला बना। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बना। आसफउद्दौला ने लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनाया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया।